राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लोकस स्टैंडाई सुने जाने के अधिकार के विषय में अध्ययन किया था। आज हम सामाजिक अनियोजन सोशल एक्शन लिटिगेशन, जिसे लोकहित मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है, के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लोकस स्टैंडाई सुने जाने का अधिकार का क्या अर्थ है। तो सुने जाने का अधिकार लोकस स्टैंडाई के अंतर्गत वही व्यक्ति न्यायालय में कार्रवाई कर सकता है जिसके विधिक या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। अन्य व्यक्ति न्यायालय में कार्रवाई संसिद्ध नहीं कर सकता। परंतु लोकहित मुकदमा एक सामान्य नियम का अपवाद है, जिसके अंतर्गत कोई अन्य व्यक्ति भी जिसके विधिक या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ हो, वह भी न्यायालय में कार्रवाई कर सकता है। सामान्य विधि के अंतर्गत वाद दायर करने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को दिया गया है जिसके विधिक व संवैधानिक अधिकारों का हनन राज्य या उसकी प्राधिकारिता के किसी कार्य द्वारा कारित किया गया है। लेकिन सामाजिक व आर्थिक बदलाव के कारण सामाजिक अनियोजन मुकदमा, जिसे लोकहित मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है, का क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो गया है तथा विधि को एक संगठित सामाजिक कार्रवाई के साधन के रूप में तीव्र गति से सामाजिक व आर्थिक विकास के उद्देश्य से प्रयोग किए जाने लगा। परिणाम स्वरूप जनता के विभिन्न वर्गों के अनेकानेक अधिकारों की उत्पत्ति हुई तथा दूसरी ओर राज्य व लोक अधिकारियों पर भी अनेक प्रकार के दायित्व अधोरेखित किए जाने लगे, ताकि लोकतंत्र में लोकहित विधि का शासन, सामाजिक न्याय एवं मानवीय अधिकार आम आदमी को उपलब्ध हो सके। संविधान के अंतर्गत सामाजिक व आर्थिक अधिकारों को गरीब, अशिक्षित व असहाय व्यक्ति तक उपलब्ध कराने हेतु राज्य व लोक प्राधिकारिता पर सकारात्मक दायित्व अधोरेखित किए जाने के कारण जहाँ किसी मामले में जनसाधन का पर्याप्त या व्यापक हित विद्यमान हो, यदि किसी मामले में जनसाधन का पर्याप्त या व्यापक हित विद्यमान हो, उस स्थिति में लोकहित के रक्षार्थ अथवा उन बहुसंख्यक गरीब, असहाय, अशिक्षित तथा दीनहीन लोगों की ओर से कोई व्यक्ति या संस्था उसके विधिक व संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में जा सकता है। मतलब सुने जाने का जो अधिकार था लोकस स्टैंडाई था, उसके अंतर्गत केवल वह व्यक्ति ही न्यायालय में कार्रवाई कर सकता था जिसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। परंतु सामाजिक अनियोजन मुकदमा, जिसे लोकहित मुकदमा भी कहते हैं, उक्त परंपरागत नियम का अपवाद है और जिसके तहत ऐसा मामला जिसमें जनसाधन का पर्याप्त या व्यापक हित विद्यमान है, उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति या संस्था उनके विधिक व संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में जा सकते हैं, ताकि उन्हें हुई क्षति अथवा हानि के विरुद्ध प्रतितोष दिलाया जा सके तथा लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके विधिक व संवैधानिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए न्यायालय में जाने का मार्ग प्रशस्त हो सके तथा लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके दायित्व का उचित निर्वहन भी करवाया जा सके। सामाजिक अनियोजन कार्रवाई में उच्चतम न्यायालय व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का परिवर्तन नहीं कराता। जो लोकहित मुकदमा है, जिसे सामाजिक अनियोजन मुकदमा भी कहते हैं, उक्त मामलों में उच्चतम न्यायालय व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का परिवर्तन नहीं कराता, बल्कि संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह भी करवाता है। विशेषकर जब कोई मामला गरीब, असहाय, अशिक्षित व्यक्ति से संबंधित हो। यदि कोई मामला गरीब से, असहाय से या अशिक्षित व्यक्ति से संबंधित हो, अतः उक्त मामले में अधिवक्ता, गैर सरकारी संगठन, स्वैच्छिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता,
द्वारा सामाजिक कार्रवाई मुकदमा के माध्यम से अनेक लोक महत्व के विषयों को न्यायालय तक लाकर जनता को लोक कल्याण, विधि शासन, सामाजिक न्याय एवं मानव अधिकार सुनिश्चित कराया जा सकता है। तो सामाजिक अनुयोजन मुकदमा को व्यवस्थित रूप से अध्ययन की दृष्टि से कई शीर्षकों में बांटा गया है। तो लोकहित मुकदमा या जिसे हम सामाजिक अनुयोजन मुकदमा कहते हैं, इनको कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसका प्रथम वर्ग है पर्यावरण संबंधित मामले। तो जो लोकहित मुकदमा और सामाजिक अनुयोजन मुकदमा के हम प्रथम शीर्षक का यहाँ अध्ययन कर रहे हैं और प्रथम शीर्षक के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिनिर्णित महत्वपूर्ण विनियों का हम इस शीर्षक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो प्रथम शीर्षक है पर्यावरण संबंधित मामले। इस संबंध में एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ व अन्य AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्णय किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिल्ली में संचालित समस्त बसों को CNG ईंधन के माध्यम से चलाने के लिए दिए गए निर्देश मोटर वाहन अधिनियम सहित अन्य सभी अधिनियमों पर अधिभावी होंगे, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु अपरिहार्य है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि दिल्ली में ऐसे किसी वाहन को पंजीकृत न किया जाए जो उच्चतम न्यायालय के लिए द्वारा दिए गए निर्णय, जो उच्चतम न्यायालय में पूर्व में निर्णय दिया था 1998 में, उसका पालन किया जाए, तभी वाहनों को पंजीकृत किया जाए, अन्यथा नहीं किया जाए। दूसरा उच्चतम न्यायालय का वाद एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ AIR 1987 का महत्वपूर्ण विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया। उक्त वाद में उच्चतम न्यायालय की ओर से बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश PN भगवती ने कहा कि हम नहीं सोचते कि मिस्टर दीवान, जो श्री राम की ओर से अधिवक्ता है, उन्होंने जो प्रारंभिक आपत्ति उठाई है वह चालू रखने योग्य नहीं है। यदि प्रतिकर के आवेदन पर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राण के मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए दायर किए गए हैं, इन आवेदन पत्रों का निस्तारण करते समय हम अत्यंत तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपना सकते जो न्याय को परास्त कर सकते। तो इसमें मुख्य न्यायाधिपति श्री PN भगवती ने यह अभिनय किया कि लोकहित मुकदमे से संबंधित कोई आवेदन पत्र अगर न्यायालय को प्राप्त होते हैं तो इन आवेदन पत्रों का निस्तारण करते समय हम अत्यंत तकनीकी दृष्टिकोण को नहीं अपना सकते जो न्याय को परास्त कर दे। तो न्यायालय ने अनेक अवसरों पर इस संबंध में इंगित किया कि जहाँ किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग जो गरीब, असमझता या सामाजिक व आर्थिक रूप से अलाभप्रद स्थिति में होने के कारण अपने संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्याय पाने के लिए न्यायालय तक नहीं जा सकते हैं, तो ये लोक भावना से ओतप्रोत किसी व्यक्ति या सामाजिक अनुयोजन समूह के लिए खुला हुआ है कि वे ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के संवैधानिक या अन्य विधिक अधिकारों की रक्षा अनुयोजन ला सकते हैं। ये केवल नियमित याचिका दायर करके ही नहीं किया जा सकता। तो न्यायालय ने ये कहा कि ये केवल नियमित याचिका दायर करके ही नहीं किया जा सकता, बल्कि न्यायालय को पत्र लिखकर भी किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय को पत्र प्रेषित करके पत्र भी प्रेषित करता है और न्यायालय को उस पत्र के माध्यम से ये आवश्यकता महसूस होती कि उक्त मामले में लोकहित निहित है, तो न्यायालय उस पत्र को भी याचिका के रूप में स्वीकार कर सकता है। क्योंकि यदि वह न्यायालय व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के मौलिक अधिकारों के हनन की शिकायत को पत्र द्वारा सुनने के लिए तैयार है, तब कोई कारण नहीं कि ये प्रार्थना पत्र अनुच्छेद 21 के तहत ओलियम गैस से प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिकर दिलाने के लिए उनके मौलिक अधिकारों को एनफोर्स कराने के लिए क्यों नहीं ग्रहण किए जाए।
न्यायालय ने कहा है कि मौलिक अधिकार के प्रार्थना पत्र को व्यवहार करते समय उनके स्वरूप को नहीं, उनके सार को देखना चाहिए। अतः हम मिस्टर दीवान द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार नहीं कर सकते। तो उक्त मामले में मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती ने अगर किसी मामले में अगर लोकहित निहित है तो उस मामले को अगर कोई व्यक्ति न्यायालय को कोई पत्र भी प्रेषित करता है तो न्यायालय उस पत्र को रिट याचिका मानकर उस पर कार्रवाई कर सकता है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ AIR 1984 के महत्वपूर्ण वाद में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय को केवल निर्देश, आदेश या मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने की शक्ति ही नहीं है। तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को केवल निर्देश, आदेश या मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने की शक्ति ही नहीं देता, बल्कि ये न्यायालय को संवैधानिक दायित्व आरोपित करता है कि वह व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा तथा संरक्षण करे तथा इस उद्देश्य के लिए इस न्यायालय को वह समस्त शक्तियाँ हैं जिसमें समस्त आनुषंगिक व सहायक शक्तियाँ शामिल हैं कि वह नए उपचार, नई विवेचना की संरचना मौलिक दायित्व के प्रतिनिधित्व कर सकती है। इसी संवैधानिक दायित्व के एहसास के कारण न्यायालय ने नए तरीके व व्यूहरचना का आविष्कार किया ताकि मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन सुनिश्चित किया जा सके, विशेष रूप से गरीब, अलाभप्रद लोगों के लिए जिन्हें मूलभूत मानव अधिकार मना किए जाते हैं तथा जिनके लिए स्वतंत्रता तथा स्वाधीनता का कोई अर्थ नहीं है। तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ में न्यायालय ने यह विधायित किया कि अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय को केवल निर्देश, आदेश या मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने की शक्ति नहीं देता, बल्कि न्यायालय पर संवैधानिक दायित्व आरोपित करता है कि वह व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा तथा संरक्षण करे। तो न्यायालय ने SP गुप्ता तथा PUDR में दिए गए विनिश्चय को संदर्भित किया, जिसमें कहा था कि प्रक्रियात्मक तकनीकियाँ गरीब लोगों के न्याय के रास्ते में आकर खड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि गरीब लोग अपने दयनीय अस्तित्व से उभरने के लिए शोषित समाज के शिकार होने से अपने बचाव के लिए न्यायालय में नहीं जा पाते, अतः यह न्यायालय उनसे नियमित रिट याचिका दायर करने पर जोर नहीं देती। अतः लोकहित भावना से प्रेरित व्यक्ति या सामाजिक कार्रवाई समूह जो लोक कल्याण हेतु कार्रवाई कर रहे हैं उनके द्वारा डाला गया पत्र इस न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार को प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त है। तो न्यायालय ने उक्त वाद में भी पत्र को रिट याचिका माना और कार्रवाई की। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय को न केवल मूल अधिकारों को प्रवर्तन कराने की शक्ति है, बल्कि उपयुक्त मामलों में वह प्रतिकर भी प्रदान कर सकता है। तो न्यायालय ने आगे ये स्पष्ट किया कि आर्टिकल 32 के तहत न्यायालय को केवल मूल अधिकारों को प्रवर्तन कराने की शक्ति नहीं, बल्कि वह प्रतिकर भी प्रदान कर सकता है, कंपनसेशन देने की भी शक्ति न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत न्यायालय में निहित है। एक महत्वपूर्ण बात जो MC मेहता बना भारत संघ 1991 सुप्रीम कोर्ट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने लोकहित मुकदमा को स्वीकार करते हुए कहा कि केवल विधि पर्यावरण संरक्षण में प्रभावी भूमिका निर्वहन नहीं कर सकती जब तक कि सामाजिक दबाव व सामाजिक स्वीकृति तथा स्वेच्छा से आदान प्रदान न हो। उक्त मामले में न्यायालय ने केंद्रीय व राज्य सरकारों को निर्देश दिए कि सिनेमा हॉल में पर्यावरण से संबंधित सूचना व संदेश स्लाइड द्वारा दिखाएं तथा संबंधित सूचना को रेडियो, TV के माध्यम से फैलाएं तथा पर्यावरण को स्कूल व कॉलेज में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए। पर्यावरण को स्कूल व कॉलेज में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए। सिनेमा हॉल के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाए यदि वह पर्यावरण संबंधित स्लाइड नहीं दिखाते हैं।
पर्यावरण मंत्रालय एवं सूचना व प्रसारण मंत्रालय को पर्यावरण सूचना संबंधित स्लाइड व फिल्म बनाने के लिए निर्देश दिए गए। यूजीसी को भी सलाह दी गई वह कॉलेज में पर्यावरण को अनिवार्य विषय बनाने के लिए सोचे। तो एमसी मेहता बनाम भारत संघ AIR 1991 के महत्वपूर्ण विनिश्चय में उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय और राज्य सरकारों को पर्यावरण संरक्षण को पर्यावरण को बचाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जिसके तहत एक प्रमुख निर्देश ये भी था कि कॉलेज में पर्यावरण को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए। तो उच्चतम न्यायालय का ये विषय पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विनिश्चय था और गंगा प्रदूषण को रोकने के लिए भी उच्चतम न्यायालय ने एमसी मेहता बनाम भारत संघ AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट के मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने गंगा के जल को प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किए गए, जिससे गंगा को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। अतः उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर लोकहितवाद के माध्यम से महत्वपूर्ण विनिश्चय दिए गए हैं जो पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु महत्वपूर्ण है। थैंक यू।